हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा सेकंड लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अबाउट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है। जो मेरा प्रोटॉन है वो एक्चुअल में क्या होता है? मेरा गैसियस आयन होता है कि ना कि एक्चुअल में प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवरी हुई थी किसकी? न्यूक्लियस की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं अल्फा पार्टिकल। पहले तो हम समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसमें, क्योंकि इसके अंदर अल्फा पार्टिकल का यूज है। तो पहले हम समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है एक्चुअल में। अल्फा पार्टिकल होता है मेरा He2+ आयन, ठीक है। हीलियम का 2+ जो आयन है वो मेरा क्या होगा? अल्फा पार्टिकल। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का जो न्यूक्लियस है, ओनली न्यूक्लियस, वो क्या होगा? मेरा अल्फा पार्टिकल। इसको और समझते हैं थोड़ा सा। देखो मेरे पास हीलियम है, चलो मान लेते हैं ये मेरे पास हीलियम है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। जब मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, -2 इलेक्ट्रॉन, जब मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा ओनली न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, यही बचेगा। तो ये मेरा क्या है? He2+ आयन। इसका मास कितना होगा? जितना इन दोनों का मास ऐड कर दूं वही होगा। तो इसका होगा 4 AM। मास किसका? He2+ आयन का मास कितना होता है? 4 AM। और चार्ज कितना होगा इस पे? +2, ठीक है। चार्ज कितना होगा? +2। और मास कितना होगा? 4 AM। तो ये जो मेरा पार्टिकल है, यही मेरा क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। अब समझते हैं एक्चुअल में रदरफोर्ड स्कैटरिंग या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड जो है वो है क्या एक्चुअल में। तो उनका एक सेटअप है, पहले सेटअप समझिए आप। सेटअप उनका कुछ ऐसा है कि मेरे पास कुछ एक फॉइल है, गोल्ड फॉइल या गोल्ड की शीट है मेरे पास। तो शीट है, तो उसके अंदर कुछ बहुत पतली शीट है गोल्ड की, उसके अंदर गोल्ड के कुछ एटम भी होंगे। मान लेते हैं ये मेरी एक गोल्ड की शीट है, इसके अंदर बीच बीच में एटम्स हैं, ठीक है। ये बीच में उनका न्यूक्लियस होगा, हर एटम का एक न्यूक्लियस होगा। चलो अब मैं क्या करा रहा हूं इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाल रहा हूं। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है, मतलब अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं। तो अल्फा पार्टिकल कैसे डालूंगा? ये बाहर निकल गया सपोज, या फिर इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। मान लो ये यहाँ गया और यहाँ के बाद इधर चला गया, ये वाला सीधा चला गया, ये वाला भी सीधा चला गया, ये वाला भी सब कुछ इधर चला गया होगा। जो बीच वाला है वो आगे गया और फिर से पीछे आ गया, या फिर उल्टा करते हैं सही, ठीक है। मान लेते हैं ये इधर चला गया होगा, ये सीधा चला गया होगा, ठीक है। इस टाइप से अल्फा पार्टिकल मेरे जा रहे हैं। इधर ये सारे के सारे क्या है मेरे? क्या है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और ये क्या है मेरी शीट? ये क्या है? गोल्ड
शीट, गोल्ड की एक शीट है। अब देखो समझो हो क्या रहा है, मेरे पास ये एक गोल्ड की शीट है, इसके ऊपर मैं अल्फा पार्टिकल डाल रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल मतलब ये वाला पार्टिकल डाल रहा हूँ, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये मेरी गोल्ड की शीट है तो ये सारे के सारे गोल्ड के एटम होंगे। अब देखो हो क्या रहा है, मेरा एक अल्फा पार्टिकल आएगा, आया 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 और यहां से सीधा निकल गया, क्योंकि इसके रास्ते के अंदर कोई भी मतलब कुछ बीच में आया ही नहीं, इसके बीच में कुछ है ही नहीं, खाली का खाली रास्ता था तो सीधा आया, सीधा निकल गया। ये वाला जैसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो देखा कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, क्योंकि गोल्ड का न्यूक्लियस हो गई, न्यूक्लियस के अंदर मतलब एटम होगा, एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस भी होगा। तो जैसे आया, न्यूक्लियस कैसा होता है, मेरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये वाला पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो आएगा और ऐसे टकरा के चला गया होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, कुछ जो है वो इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कुछ जो मेरे पार्टिकल है वो सीधे के सीधे गुजर जा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी आ ही नहीं रहा है। ये वाले हैं मेरे, इसको मैं बोल देता हूं लार्ज डिफ्लेक्टेड, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल डिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये वाला मेरा ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है इसके न्यूक्लियस के रिपल्शन की वजह से, और ये वाला मेरा कम डिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिपल्शन कम है, ये थोड़ा दूर था इसलिए कम इस पे रिपल्शन फोर्स लगा है। लेकिन अगर हम इस अल्फा पार्टिकल की बात करें, स्पेसिफिक इस अल्फा पार्टिकल की बात करें, तो ये जैसे आया एकदम टकराया न्यूक्लियस से और वापस लौट गया, ठीक है, आया टकराया और वापस लौट गया। तो इसको मैं बोल सकता हूं डिफ्लेक्टेड बाय कितना एंगल से, 180 से, क्योंकि जितना आया और वापस लौट गया, डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, कि 180 के एंगल से जैसे आता है वैसे वैसे वापस चला जाता है। अब देखो ये तो एक्सपेरिमेंट था, इसके सेटअप से हम समझते क्या है, मतलब इससे हम पहले तो देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या है मेरी, पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या है कि मैं बोल सकता हूं कि मुझे क्या क्या देखने को मिला। तो यहां लिख देता हूं मैं ऑब्जर्वेशन। पहली क्या है कि some alpha particle are deflected by small angle, कि कुछ जो मेरे पार्टिकल हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, जैसे कि ये वाला पार्टिकल छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। सेकंड में ऑब्जर्वेशन लिख सकता हूं सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, ठीक है। कुछ मेरे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो एक ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, और वेरी फ्यू कितने कम, 1 लिखता हूं 1 in 20 के 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो जाएगा और टकरा के फिर से लौट के आ जाएगा। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक, है ना, कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल मेरा ऐसा होगा जो जाएगा, टकराएगा और फिर से लौट के आ जाएगा। ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और देना चाहता हूँ कि मेरा जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड शीट है, मैं गोल्ड को ही क्यों यूज कर रहा हूँ। गोल्ड जो होती है वो इनर्ट होती है नेचर में, जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगी, ऑक्साइड्स नहीं बनाएगी, इनर्ट गैस होती है, मतलब इनर्ट मेटल होती है मेरी। और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी एक भारी होता है, मतलब हेवी होता है वेट में।
इसलिए मैं किसको यूज कर रहा हूँ, गोल्ड शीट को। सबसे मेन रीजन ये है कि इनर्ट होती है, जनरली रिएक्ट नहीं करेगी एयर के साथ। तो ये तो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब देखो मैं इससे रिजल्ट क्या क्या निकाल सकता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं रिजल्ट क्या क्या निकाल सकता हूँ। मैं रिजल्ट ये निकाल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा इधर लिख दो रिजल्ट, रिजल्ट पहला तो लिख सकता हूं कि मैक्सिमम एरिया ऑफ एटम इज होलो, कि मेरा जो मैक्सिमम एरिया है वो एटम का खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तभी तो मेरे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है वो सीधे चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मेरा न्यूक्लियस है, देखो ये जिस पार्टिकल से जाके टकरा रहा है और वापस आ रहा है ना, उस टाइम तो मुझे नहीं पता था क्या हो सकता है, लेकिन ये जो भी पार्टिकल है ये एक हैवी पार्टिकल है, तभी तो ये टकराया और वापस आया। अगर हैवी नहीं होता तो ये इसके धक्का मार के आगे चला जाता। ठीक है, तो जो मेरा न्यूक्लियस है वो हैवी है, या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस है मेरा न्यूक्लियस is heavy and positively charged मैं ये बात कैसे बोल पा रहा हूं कि ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, टकरा के वापस आने से तो मैं ये बात नहीं बोल सकता। ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि कुछ पार्टिकल तो देखो टकरा के वापस आएंगे, लेकिन कुछ जो थे वो गए थोड़ा दूरी पे थे लेकिन डिफ्लेक्ट हो गए। अगर इस पे कोई चार्ज होता ही नहीं, अगर मेरा न्यूक्लियस पे कोई चार्ज होता ही नहीं, तो क्या ये डिफ्लेक्ट होता? बिल्कुल नहीं होता, सीधा चला जाता। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाऊं। मान लेते हैं ये मेरा न्यूक्लियस है, ये पार्टिकल को ऐसे आ रहा है, ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये पार्टिकल ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, लेकिन ये जो है मेरा न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे ही ये इसके पास पहुंचेगा, जैसे ही इसके पास पहुंचेगा ये रिपेल करना स्टार्ट करेंगे और ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से मैं बोल सकता हूं मेरा जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिवली चार्ज एटम, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, एक तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैक्सिमम एरिया इसका खाली है और न्यूक्लियस जो है मेरा हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब मैं साइज के बारे में भी कुछ कमेंट कर सकता हूं। साइज के बारे में क्या कमेंट करूंगा, साइज ऑफ एटम ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो मेरा एटम का साइज है वो बहुत ज्यादा होगा किसके साइज से, न्यूक्लियस के साइज के। कितना ज्यादा होगा, तो मेरा जो एटम का साइज है ये आता है जनरली 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर की रेंज में, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर की रेंज में आता है। जो मेरा न्यूक्लियस है वो आता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर की रेंज में। जनरली कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जनरली इतनी रेंज में आता होगा। चलो ये हमने पता लगाया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, जो मेरा न्यूक्लियस है बहुत हेवी है और पॉजिटिवली चार्ज है, और मेरा साइज के बारे में मैंने कमेंट बता दिया। साथ के साथ जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक चीज और बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है मेरे न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, घूम रहा है। कैसे मूव कर रहा है इसको समझते हैं। देखो इधर लिख देता हूं मैं, मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है मेरा, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो घूम रहा होगा, या फिर उस टाइम तो पता ही नहीं था कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उस टाइम तो पता ही नहीं था एक्चुअल में कि घूम भी रहा है कि नहीं घूम रहा। मान लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और जो मेरा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये तो आपस में टकरा जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने क्या बताया कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट में आ जाता है।
जैसे इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायर्ड होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा कौन सा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। आई बात समझ में? अगर कोई चीज घूम रही है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायर्ड होती है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है। ठीक है, अगर एक जगह होता तो टकरा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसने अपने को मूवमेंट में ले लिया होगा, और मूवमेंट में लिया होगा तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब जो एक्सपेरिमेंट है। अब इनके कुछ फेलियर देखते हैं। फेलियर इधर लिखूं, इनके खाली दो ही फेलियर है जो आपके सिलेबस में, तो वो है पहला फेलियर क्या क्या इनके, फेलियर पहला क्या है, does not explain stability of atom। ये क्या है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। देखो, ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने क्या बोला कि मूव कर रहा होगा। चलो भाई मान लेते हैं बात, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि कोई भी मेरा चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन में, एक्सेलरेटेड कैसे, ये तो फिक्स स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड है। कैसे एक्सेलरेटेड है समझते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रॉन होगा, ये इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा होगा, फिर इधर जा रहा होगा, फिर इधर जा रहा होगा, फिर इधर जा रहा होगा। हर टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जो भी चीज अपनी स्पीड अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे वो हमेशा एक्सेलरेटेड होती है। ये बात ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि कोई भी चीज अगर एक्सेलरेटेड है तो वो एक रेडिएशन एमिट करती है, और ये इलेक्ट्रॉन भी एक एक्सेलरेटेड हुआ ना, घूम रहा है, तो ये भी एक रेडिएशन एमिट करना चाहिए था। रेडिएशन एमिट करेगा तो इसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो घूमते 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 ये न्यूक्लियस के अंदर मिल जाना चाहिए था, और इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए मेरा एटम, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसी रीजन की वजह से उन्होंने स्टेबिलिटी, जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब वो नहीं कर पाए थे। अगला दो इसके हैं, अगला डज नॉट एक्सप्लेन about line spectrum, line spectrum। वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए। देखो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मेरा इधर लिखता हूं लाइन स्पेक्ट्रम। देखो लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, मान लेते हैं मेरे पास ये एक ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी गैस भरी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है, चलो वो मैं आपको बता दूं। कोई भी गैस भरी हो सकती है। इधर से क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, इधर से क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। अब देखो इधर मेरी अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो किसी भी ये मतलब कि गैस से गुजरेगी तो स्कैटरिंग करेगी, स्कैटरिंग करेगी। तो डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सी गैस भरी है। अगर सपोज मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए मेरे पास H2 गैस भरी है, एज्यूम कर लेता हूँ, तो सपोज मेरे पास कलर आता है इधर RYB, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लेते हैं इधर मेरे पास 3 ही कलर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में आने कितने चाहिए थे, 7 कलर आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितने कलर आ रहे हैं, ओनली 3 ही कलर आ रहे हैं। मान लेते हैं मैं गैस इधर चेंज कर देता हूँ, कोई दूसरी मान लेता हूँ, O2 ले लेता हूँ, O2 ले लेता हूँ, तो मान लो कुछ और कलर आया होगा, मुझे नहीं पता कौन सा कलर आएगा, लेकिन कुछ और कलर आया होगा। मान लेते हैं ब्लू आया होगा सपोज, तो ये कुछ और कलर आया होगा। तो ये मतलब क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, गैस को चेंज करने पे इनके कलर चेंज क्यों हो रहे हैं। ये वाला भी एक प्रॉब्लम था इनके साथ, तो ये वाला भी ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये मेरा रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, बस ये एक तो ये सेटअप आप ध्यान में रखें, और ऑब्जर्वेशन इनकी कुछ कुछ है वो आप ध्यान में रखें, और ये वाला पॉइंट ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
वही इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, चलो यहीं पे आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। आगे पढ़ते हैं बोहर मॉडल। बोहर का मॉडल इंपोर्टेंट है किस किस के लिए? कैलकुलेशंस के लिए। अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन आएगी, रेडियस की कैलकुलेशन, वेलोसिटी की कैलकुलेशन, ठीक है। उसके आगे आएगी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारी की सारी कैलकुलेशन देखना जरूरी है आपके लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बोहर मॉडल, बोहर मॉडल, ठीक है। चलो इसी बोहर मॉडल के थ्रू ही हम सारी की सारी कैलकुलेशन कर पाते हैं, जैसे उसकी रेडियस, वेलोसिटी वगैरह वगैरह सारी की सारी। तो स्टार्ट करता हूं। बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल। चलो तो देखो बोहर के कुछ कुछ स्टेटमेंट है, उन्हीं के बेसिस पे हम ये जो मॉडल है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट उनका क्या है? वो बोलते हैं कि जो मेरा न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू एटम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो मेरा न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा एक स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। चलो अगली बात वो बोलते हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड सर्कुलर। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, और उन पाथ का जो भी मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो मल्टीपल है किसका? NH/2π के। वो मल्टीपल अपना किसका? NH/2π के। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स्ड सर्कुलर path around the nucleus, न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं एंगुलर मोमेंटम है L, और ये क्या है? किसका मल्टीपल है? H/2π का मल्टीपल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं NH/2π। मान लो फर्स्ट उसकी कोई क्लास होगी, उसमें जैसे मैं बनाता हूं इधर, मान लो ये n=1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? H/2π। n की जगह में 1 लिख दिया। ये क्या है? n=1, n=2, n=3। इसके अंदर कितना होगा? 2H/2π, और इसके अंदर कितना होगा? 3H/2π, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन मेरा है वो मूव करता है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, और जिस भी पाथ में मूव करता है उसमें उस पाथ का जो भी मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा वो H/2π के मल्टीपल होगा। तो मैंने n लगा दिया उसको एक जनरल टर्म बनाने के लिए कि फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, 4, 5, 6 आगे चलता जाएगा जितना भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो हुआ उनके अकॉर्डिंग, पर एक्चुअल में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं, एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम ये कितना आता है? एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L =
देखो डिस्टेंस, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मेरा इधर है और इधर मूव कर रहा है, यहां से कुछ इतने डिस्टेंस पे होगा, ये एंगल कितना 90, ठीक है। मान लेते हैं इसका मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इनटू क्रॉस मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हटाऊंगा तो क्या आएगा, एम वी आर साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो क्या आएगा मेरा मोमेंटम एम वी आर, ये क्या आ गया मेरा एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो मुझे आता है पहले से। तो अब मैं इसको और इसको कंबाइन करके लिखूं क्या, तो क्या होगा मेरा एन एच अपॉन 2 पाई इक्वल टू एम वी आर, ये मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं एंगुलर मोमेंटम पता कर लिया हूं, एंगुलर मोमेंटम पता कर लिया हूं। चलो एक इक्वेशन तो मेरे पास यहां से आई, ठीक है। चलो अब एक और इक्वेशन हम निकालते हैं, देखो कहां से निकलेगी वो इक्वेशन। देखो मेरे पास ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर होगा, मान लेते हैं मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में अभी। चलो इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मेरा न्यूक्लियस क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है। बाकी आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, कोई भी अगर चीज गोल गोल घूम रही है किसी भी एक ऑब्जेक्ट कर रहा हूं तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायर्ड होगा, और जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वही क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। वही क्या होगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके बराबर क्या होगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे मैं वैल्यू रखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा मेरा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा mv स्क्वायर बाई R, ठीक है। अब देखो Q1 और Q2 का वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, ये आप देखना। Q1 और Q2 क्या होगा, ये बात समझ में आएगी। ये वाला क्या होगा मेरा Q1 और ये वाला क्या होगा मेरा Q2, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं लिखता हूं K Q1 का वैल्यू कितना है E, चार्ज इस पे कितना है E, इनटू इस पे चार्ज कितना होगा, ये देखिए न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर है क्या मेरे पास, न्यूक्लियस के अंदर मेरे न्यूट्रॉन है, और कितने न्यूट्रॉन है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही मेरे पास न्यूट्रॉन है। हीलियम मेरा 2 नंबर पे आता है तो उसके पास 2 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे, उसके एटॉमिक नंबर से, तो मेरे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Z E, टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया Z और E अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा M V स्क्वायर बाई R। तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे लिख दूं क्या KZ E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू M V स्क्वायर अपॉन R। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अभी। तो मेरे पास R की टर्म भी है इनके अंदर और वेलोसिटी V की टर्म भी है, तो आंसर आ जाएगा। तो मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखो इधर से करता हूँ, रेडियस सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियस। रेडियस ऑफ किसका, एटम का। चलो रेडियस कैसे करेंगे, देखो मैं कुछ नंबरिंग दे देता हूं, इस इक्वेशन को नंबर दे देता हूं 1, ये वाला इक्वेशन को नंबर दे देता हूं 2। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, 1 का स्क्वायर करूंगा और डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। 1 का स्क्वायर करूंगा और डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। तो क्या बनेगा
1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, क्या बनेगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहा हूं? 2 से, तो 2 मेरा ये है, क्या बनेगा? k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू बताओ क्या बनेगा? उधर इक्वेशन नंबर 1 का क्या था? एम वी आर अपॉन मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला टर्म, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ये क्या बनेगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये टर्म बनेगी। इसको सोल्व करो, लेकिन मुझे उसको स्क्वायर भी तो करना है, तो इसका स्क्वायर करो, कर ले, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। चलो अब इसको सोल्व कर लो, देखो क्या बनेगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू के जेड ई स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बताओ भाई? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू का साइन हटा देता हूँ मैं, मान लेते हैं इंटू है, अपॉन एम वी स्क्वायर, ये बना। अब देखो कुछ कटिंग करने वाला हूं मैं, देखो आर स्क्वायर वाली टर्म से आर स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, और देखो कुछ कट रहा है, इस एम से स्क्वायर कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, बस इतना ही कट रहा है। तो यहां से मैं आर का वैल्यू निकाल लूंगा। आर का वैल्यू क्या बनेगा मेरा? देखो इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एम बचा है ऊपर और आर बचा है। तो यहां से आर का वैल्यू कितना बनेगा? आर का वैल्यू मेरा बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, एम नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा जो पहले इसके साथ मल्टीपल में था, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज करने वाला हूं इधर, इसमें से जो मेरी वेरिएबल टर्म है उनको मैं अलग कर ले रहा हूं और जो मेरी कांस्टेंट टर्म है उनको मैं अलग कर ले रहा हूं। तो लिखता हूं एच स्क्वायर अपॉन, देखो 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट नहीं है, जेड अलग अलग हो सकता है अलग अलग टर्म के हिसाब से, ई स्क्वायर मेरा फिक्स है, ठीक है, और एम भी मेरा फिक्स है। तो मेरा कांस्टेंट क्या क्या नहीं है? ऊपर तो क्या है मेरा? एन स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, और नीचे 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 मेरा जेड कांस्टेंट नहीं है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे, ये तो सारी कांस्टेंट टर्म है, इसको सॉल्व करूंगा तो r इक्वल टू आएगा मेरा 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड यूनिट एंगस्ट्रा। तो यहां से मैं रेडियस का कैलकुलेशन कर सकता हूं, बड़ा इजीली कर सकता हूं। रेडियस का वैल्यू आ गया, अब निकालता हूं मैं एक और वैल्यू, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? देखो वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा r का वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू या फिर ये वाला वैल्यू एक ही बात है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मेरा जो r का वैल्यू है इसको मैं पुट करूंगा किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ r इन कौन सी इक्वेशन के अंदर? वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं r की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो लिखता हूं, देखो क्या बनेगा, n h अपॉन 2 पाई इक्वल टू m v, r का वैल्यू ये लिख दूं सीधा, r का वैल्यू लिख सकता हूं मैं, तो लिखते हैं क्या बनेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर m, ये बना। चलिए अब इसको मैं आगे सोल्व करूं। आगे सोल्व करने के लिए मुझे कुछ काटना पड़ेगा इसमें से, चलो कुछ कटिंग करते हैं। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल शायद से कुछ कट रहा है इसमें। मैं देखो m से m कैंसिल, इस n से ये वाला n स्क्वायर कैंसिल, इस 2 से
ये 4 कैंसिल, 2 टाइम्स पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ नहीं कट रहा ना, और कुछ नहीं कट रहा है। तो मैं लिखता हूं इसको नीचे अच्छे से। देखो क्या क्या बचा मेरे पास बचा h इक्वल टू वी एन एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ये बचा है मेरे पास। यहां से मैं v का वैल्यू निकाल देता हूं। v का वैल्यू कैसे निकलेगा, v इक्वल टू 2 एच पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन वी एन एच स्क्वायर, ये बना। तो यहां से मैं फिर वही काम करता हूं, जो मेरे कांस्टेंट टर्म है उनको अलग कर दूंगा, और जो मेरी वेरिएबल टर्म है उनको मैं अलग कर दूंगा। तो देखो मेरे कांस्टेंट टर्म कौन कौन से, 2 एच पाई के ई स्क्वायर जेड, नीचे क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म, नहीं ये नहीं बनेगा ना, मुझे v का वैल्यू निकालना है। v का वैल्यू निकालना है तो मुझे h इंटू 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे v नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ नीचे n, और n तो आगे चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, ओनली h स्क्वायर बचा, और n इसके नीचे चला जाएगा। और अगर इसको कैंसिल करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये वाली मेरी जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मैं मेरा v का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया हूं ना। देखो इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हम इतना ही आएगा क्या, 2.1 इंटू 10 टू द पावर जेड बाई एन, बिल्कुल सही है। और हम ऊपर वाला टर्म्स देखें तो ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स भी ठीक है। अब देखो हमने v का वैल्यू निकाल लिया है, r का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम एक दो क्वेश्चन दे देते हैं आपको, फिर देखते हैं आगे। एक दो क्वेश्चन, अरे मैंने कुछ मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम करते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक साथ सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे एक साथ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम एक साथ सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं आगे। देखो रेडियस मैंने कैलकुलेट कर लिया, उधर वेलोसिटी भी मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कैलकुलेशन स्टार्ट है यहां से, ठीक है। आगे लिखता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मैं वैल्यू रखूंगा 1/2 m, और v का वैल्यू मैं यहां से लिख लेता हूं। v का वैल्यू जो मेरा बनेगा वो बन रहा है z ई स्क्वायर अपॉन, आप v का वैल्यू उधर से लिखना चाहे तो लिख लें, 2nh एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर बनेगा। ये बन रहा है क्या, z ई स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या ले लिया, v का वैल्यू z, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, सोल्व कर लेता हूं उसको। तो सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो अब देखो क्या बनेगा, इसको पूरा करो, 1/8 m कांस्टेंट टर्म को जगह लिख रहा हूं, e टू द पावर 4 z स्क्वायर इधर लिख देता हूं अलग से। नीचे क्या बनेगा, 4 मैंने ले लिया पहले, n स्क्वायर आगे चला जाएगा, ये चला गया n स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी का। आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। चलो इसके आगे एक और मैं कैलकुलेशन करता हूं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? K Q1 Q2 बाई R। दो कोई भी चार्जेस हैं उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो मैं लिखता हूं K Q1 क्या होगा उसके लिए? E, नेगेटिव चार्ज के साथ, इसमें हमें चार्ज इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं K E की जगह मैं लिख देता हूं नेगेटिव E इनटू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लिखा हूं, और मेरा जो न्यूक्लियस है उस पे चार्ज कितना होगा? Ze पॉजिटिव अपॉन R। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। K नेगेटिव में है वैल्यू, Z E स्क्वायर अपॉन R। R की वैल्यू आई थिंक मैंने लिखी है क्या उधर? R की वैल्यू मैंने उधर लिख रखी है वो वाली, तो लिख देता हूं भाई N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन, या अपॉन को इधर लिख दो, 4 पाई स्क्वायर K Z E स्क्वायर और M। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो मैं K का वैल्यू रख देता हूँ। K का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Z E स्क्वायर इनटू 4 पाई स्क्वायर K की वैल्यू मैं फिर से रख दूं क्या? आई थिंक मैंने कुछ गलती की है क्या? R की वैल्यू कितनी आएगी? H स्क्वायर N स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर K Z E स्क्वायर इंटू M। नहीं, K की वैल्यू यही आनी चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। एक मिनट रुके, फिर से रखते हैं एक बार। देखो K Z E स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू रखनी है मुझे, तो मैं R की वैल्यू रखता हूँ, या K की वैल्यू भी रख देता हूँ इधर, मैं अभी भी रखता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R है। ठीक है, अब R का वैल्यू रखता हूँ इधर में, कितना बनेगा देखा? N स्क्वायर H स्क्वायर, ऊपर से कितना आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, K यहाँ पे, तो नीचे कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिख रहा हूं मैं अभी ना, E स्क्वायर M और Z, ये बनेगा। देखो K Z E स्क्वायर, K की वैल्यू मैंने रख दी, Z E स्क्वायर ऐसे कैसे अपॉन R की जगह में लिखना स्टार्ट किया, N स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो टर्म था उसको मैंने ऊपर ले लिया, 4 पाई स्क्वायर K का वैल्यू मैंने नीचे लिख दिया, E स्क्वायर M Z। ठीक है, ये वैल्यू किसमें? निगेटिव में ध्यान रखना, वैल्यू किसमें? निगेटिव में। अब यहाँ से कुछ काटापीटी स्टार्ट होगी, कुछ काटापीटी हो रही है, लग तो रहा है, तो मैं करता हूँ। देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से स्क्वायर कैंसिल, और ये वाली पाई से ये वाला पाई कैंसिल, और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो लिख दो इसी कैसे, नेगेटिव Z e टू दी पावर 4 हो जाएगा, M और Z, इधर फिर से Z तो Z का स्क्वायर कर दो, इधर M ही रहेगा बस खाली, और नीचे क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर, और क्या बनेगा? 4। ठीक है, ये बन गया मेरे पास नेगेटिव में वैल्यू। अब देखो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये नेगेटिव साइन ऐसे Z स्क्वायर e टू दी पावर 4 M अपॉन एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 2/3
2 से, और जो मेरा 4 था ये वाला 4, इस 4 को मैं इधर लिख देता हूँ। आई बात समझ में? इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 2 इसके साथ मिला दूं, ये वाला 2 इसके साथ मिलाऊंगा तो यहाँ 8 बन जाएगा, और ऊपर 2 मेरा ऐसा कैसा रह जाएगा। अब देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो ये वाली टर्म के बराबर होगी क्या? मिलाओ तो देखें, मिलाओ तो देखो m z² ऐसे कैसी है, e⁴ ऐसे कैसे, नीचे 8 भी है, n² भी है, ε0² भी है और h² भी है। ठीक है, सारी की सारी टर्म है। तो मैं लिख सकता हूँ, ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी थी ना, ये क्या थी, ई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनटू 2। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। ध्यान रखने की चीज है, मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 काइनेटिक एनर्जी होती है, -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ से और भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ। मेरी टोटल एनर्जी क्या होगी, फिर टोटल एनर्जी क्या होगी मेरी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी क्या होगी मेरी, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू रख दूं क्या, -2 ke प्लस ke, तो क्या आएगी मेरी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, -ke टोटल एनर्जी। तो ये कुछ रिलेशंस है, आप इंटरमिक्स करके देखो, कोई भी रिलेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, इंटरमिक्स करके कोई भी रिलेशन आप बना सकते हैं। तो मेरे पास देखो 2-3 फॉर्मूला आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला रेडियस का फॉर्मूला कौन सा है, 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम के अंदर। दूसरा फॉर्मूला मेरा वेलोसिटी का, आपको ये कैलकुलेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली फॉर्मूला से आप ध्यान रखें। दूसरा मेरा फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, 2.18 × 10⁶ z/n मीटर/सेकंड। ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इनटू 2। चलो, तो यहां तक हमने बेसिक कैलकुलेशन कर लिया। अब कैलकुलेशन कर ली तो कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, एक क्वेश्चन करता है। देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट से करना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, find radius of first, second and third shell of हाइड्रोजन एटम। z इक्वल टू कितना होता है इसके लिए, 1। z इक्वल टू किसके लिए, कितना के लिए होता है ये, 1 के लिए। तो बस यही है आपके पास इंफॉर्मेशन। आपको हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करनी है रेडियस, फर्स्ट शेल के लिए, सेकंड शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए। क्या फॉर्मूला आपके पास है, सोल्व करें। हुआ सोल्व, चलो करते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू 0.53 n²/z, किसमें, एंगस्ट्रम के अंदर। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट सेल की बात करता हूं, तो मैं लिख देता हूं R1 फर्स्ट सेल है 0.53, n का वैल्यू कितना होगा, R1 फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं तो n का वैल्यू कितना होगा, 1। z हाइड्रोजन का z हमेशा 1 होता है, तो एंगस्ट्रम। तो कितना है इसका रेडियस, 0.53 एंगस्ट्रम। ठीक है, अगला देखते हैं R2 सेकेंड शेल के लिए, 0.53 इंटू n², n कितना है 2, 2 2 कितना हुआ 4/z का वैल्यू 1, किसमें, एंगस्ट्रम के अंदर। तो कितना आंसर आया, 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रम। अगला R3 0.53
कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9/1 एंगस्ट्रॉम। तो कितना है 0.53 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से मैं रेडियस की कैलकुलेशन कर सकता हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, पूरे बोहर मॉडल के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो मैं लिख सकता हूं कि बोहर मॉडल is valid only for single electron species। बोहर मॉडल जो है वो वैलिड है किसके लिए? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अगर किसी के अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए मेरा बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं मेरा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के एग्जांपल क्या होगा बताओ? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसका एग्जांपल जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, He+, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, Li2+, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस सारे के सारे जो सिस्टम है वो मेरा क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखें, बोहर मॉडल वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एग्जांपल के लिए लिख सकता हूं मैं हाइड्रोजन He+, Li2+। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ न्यूमेरिकल और है इसी कैलकुलेशन पे बेस्ड, वो हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए, थैंक यू।